स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के पहले लेक्चर पे मैंने आपको बताया था, मैं दिखा देता हूँ क्या पढ़ाया था मैंने। तो ये पढ़ाया था मैंने आपको परमाणु, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके इन्हें देखो। मैंने उसमें 5-6 मिनट की वीडियो और क्लियरली थॉमसन के मॉडल को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग की। ठीक है, हुआ क्या था कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग ने तो थॉमसन के मॉडल को बिल्कुल किनारे कर दिया और थॉमसन के मॉडल पे 10 सवाल खड़े कर दिए कि क्या होगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण प्रकीर्णन था क्या। तो हेडिंग डालेगी, रदरफोर्ड का हेडिंग डाल दो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हेडिंग आप डाल दें, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको फटाफट से वो समझा देता हूँ। ठीक है, आपने हीलियम का परमाणु देख रखा होगा, हीलियम का परमाणु। ठीक है, हीलियम क्या होता है, 2He4। ठीक है, यानी कि 2 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। तो जब भी हीलियम के परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, He2+ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पार्टिकल है यही क्या कहलाएगा, अल्फा कण। ठीक है, यानी कि जब भी कोई हीलियम का परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, यानी कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो भैया उस पर प्लस चार्ज आएंगे, +2 आएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसको ही अब हम बोल देते हैं अल्फा कण। ठीक है, इतनी बात आपको बतानी थी। तब रदरफोर्ड ने क्या करा, एक परमाणु लिया। ठीक है, परमाणु नहीं लिया, मतलब आप कहो कि एक सोने की पन्नी ली और उस पर इन अल्फा कणों की बहुत सारी बौछार कराई। ठीक है, कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व था जिसमें से अल्फा कण बड़ी तीव्र गति से निकल रहे थे और उन्होंने क्या करा, जाके उस सीधा जो एक सोने की पन्नी थी बहुत पतली, उन्होंने उस पर इसको जब गिराया तो देखा, क्या देखा वो मैं अभी आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखो, जैसा कि ये डायग्राम आपको दिख सॉरी जैसा ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इसमें साफ क्लियर ये पता चल रहा है कि एक यहाँ पे एक परमाणु टाइप का लिया हुआ है। ठीक है, परमाणु नहीं है ये, असल में ये एक प्रकार की सोने की पतली पन्नी थी। ठीक है, तो आप परमाणु समझ लो एक तरीके से थे। तो जब इन्होंने ये अल्फा कण देखो इसमें गिराए तो साफ आपको पता चल रहा है कि कुछ ये वाली देखो, ये वाले अल्फा कण क्या है, अपने मार्ग से सीधा वापस निकल गए। मतलब जहाँ थे बिना विचलित हुए मतलब अपने डायरेक्शन में बिना किसी टेढ़े मेढ़े हुए, जहाँ से आए वहाँ से सीधा निकल के आगे। ठीक है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। और ये मोस्टली पहले इन्होंने अपना रिजल्ट देखा कि जो अधिकतर अल्फा कण हैं वो इसको पार कर जा रहे थे सीधा। ठीक है, पहला पॉइंट में इन्होंने ये देखा, अधिकतर अल्फा कण, यानी कि अगर मान लो आप 10,000 अल्फा कण हैं, ठीक है, तो 10,000 अल्फा कण में से कम 9,500 के समथिंग इसको पार कर जा रहे थे। ठीक है, और कुछ अल्फा कण क्या कर रहे थे, अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे थे। जैसा मैंने ये ग्रीन इसमें दिखा रखा है, देखो ऐसे आया और टेढ़ा मुड़ गया, ऐसे ये आया और टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे देखा इन्होंने कि कुछ अल्फा कण तो भैया अपने मार्ग से थोड़े विचलित हो रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो अल्फा कण पे प्लस चार्ज है, ध्यान रखना, मैंने भी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, और केवल एक ऐसा था ये वाला, जो जैसे ही आया बिल्कुल अपोजिट उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ गया। नंबर 3 केस में 180 डिग्री पे बिल्कुल मुड़ गया वो अल्फा कण। ठीक है, तो इन 3 रिजल्ट से उन्होंने ये पता करा कि असल में क्या होता है ना, कि कोई भी जो परमाणु है, ठीक है, उसमें जिस तरीके से थॉमसन ने बताया था कि उसके अंदर प्लस चार्ज चारों जगह बटा रहता है एक समान रूप से, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सारे के सारे देखो प्लस चार्ज है, अगर मान लो किसी परमाणु के अंदर, ठीक है, ये मान लो ये परमाणु है, प्लस चार्ज है, इस पूरे में भरा हुआ है, और हमारे जो आपका अल्फा कण है इस पर भी प्लस चार्ज है। तो जैसे ही कोई किरण आती तो वो टकरा के 101% वापस होती। क्यों होती, क्योंकि भैया अंदर भी प्लस चार्ज, बाहर भी प्लस चार्ज, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था ना, यहाँ अधिकतर तो पार निकल गई, मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो उस प्लस चार्ज को रोक सके। ठीक है, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो गई, लेकिन हाँ जो विचलित हुई तो इसका मतलब वहाँ पे प्लस चार्ज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज मान लो होगा थोड़ा बहुत तो उसको अपनी जगह से हटाने की कोशिश करेगा ना इस तरीके से। और केवल एक ऐसी दिखी जो बिल्कुल ही उसको डायरेक्शन में चेंज कर देती है, उसको जहाँ से आया बिल्कुल वहीं भेज दिया वापस कि निकल जा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट आया। इससे रिज़ल्ट क्या आया, ठीक है, इससे परिणाम क्या मिलेगा, परिणाम ये मिला, इन्होंने बोला कि आप जो ये कह रहे हैं कि प्लस चार्ज सभी जगहों पे है, तो ये बात गलत है। ठीक है, धनात्मक चार्ज जो है आपका, यानी कि प्लस चार्ज जो है वो परमाणु के सूक्ष्म भाग में केंद्रित है। ठीक है, परमाणु के
परमाणु के सूक्ष्म भाग में केंद्रित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली। ठीक है, और इन्होंने बोला जो आपका माइनस चार्ज है, ठीक है, वो यहाँ पे इसके धनात्मक चार्ज के चारों तरफ धनात्मक परमाणु नहीं, पार्टिकल बोल दो या कण बोल दो, धनात्मक कण के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चक्कर लगा रहा है, इन्होंने ये बोला। लेकिन इनको खुद भी अभी अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस समय इन्होंने इतना बोला कि धनात्मक कण के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कौन से, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन कैसे चक्कर लगा रहा है और किन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है वो ये नहीं बता पाए थे। तो ये इनकी कमी भी एक साबित हुई थी। उसके बाद इन्होंने वही बात बोली कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। ठीक है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस भी होगा, जिस कारण से पूरा का पूरा परमाणु क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे इन्होंने ये बोला आपने। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये 3 पॉइंटों में बोल के अपना काम समाप्त करा। और हाँ, ये जो धनात्मक परमाणु का सूक्ष्म भाग जो है, इसको इन्होंने नाम दिया नाभिक का, ध्यान रखना, नाभिक बोला था इन्होंने। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इनके मॉडल थे, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का। अल्फा कण प्रयोग के आधार पे इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत करा। ठीक है, और उसमें अपनी बातें इन्होंने बताई। ठीक है, मैं एक बार फिर से मॉडल को ढंग से आपको बता देता हूँ कि क्या इन्होंने बोला। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो परमाणु का अधिकतर धनात्मक भाग है और द्रव्यमान, वो क्या है, इसके सूक्ष्म भाग में केंद्रित है, जिसको नाभिक बोलते हैं। जितनी संख्या में प्लस चार्ज होंगे उतनी संख्या में ऋणात्मक चार्ज भी होंगे, जिस कारण से पूरा का पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होगा। ठीक है, जो हमारे जो माइनस चार्ज है वो प्लस चार्ज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, किस कक्षा में लगा रहे हैं, कैसे हैं, ये सब नहीं बताया इन्होंने। ठीक है, तो ये इनका मॉडल था ऊपर का जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे बात आती है कि इनके मॉडल को बहुत ही अच्छा माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इनके मॉडल ने परमाणु के साइज की गणना कर दी। किसकी? परमाणु साइज की। परमाणु साइज का भी इन्होंने बताया। अब ये किस तरीके से बताया इन्होंने, वो मैं आपको अभी थोड़ा बताता हूँ। देखो स्टूडेंट, इन्होंने अपने सूत्रों के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला ये दिया था। इसका डेरिवेशन मैं आपको भी करा सकता हूँ, लेकिन नहीं करा रहा क्योंकि अभी आपके 11th में इतना इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। अभी 12th में तो ज़रूर कराना ही पड़ेगा ये। तो 12th में आप ये फिजिक्स में पढ़ोगे, ना कि केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आया था, ठीक है, जिसमें परमाणु की त्रिज्या निकाली गई थी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्होंने परमाणु के साइज की गणना करी और लगभग परमाणु का जो साइज निकल के आया था वो आया था 4 फर्मी। ठीक है, 4 फर्मी आया था। अब ये फर्मी एक प्रकार की मात्रक होता है। ठीक है, बहुत छोटा मात्रक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे परमाणु के साइज की एक गणना करी गई मोटी मोटी कि इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि रदरफोर्ड का मॉडल 100% आप कहें सही था तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली जो इनकी कमी नंबर फर्स्ट आई थी वो यही आई थी कि सबसे पहली कमी, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ। ठीक है, तो ये तो कमी चलती आ रही थी जो बहुत ही लास्ट में जाके दूर हुई। तो ये पहली कमी आती, मैं कमी बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ मतलब अब वही वाली बात है। हुआ क्या था कि इनके अकॉर्डिंग भी हाइड्रोजन का जो परमाणु है, ठीक है, वो जो स्पेक्ट्रम दिखा रहा है वो कैसा होना चाहिए था? ठीक है, इनके अकॉर्डिंग वो कैसा होना चाहिए था? वो होना चाहिए था कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन देखा गया कि वो कंटिन्यूस नहीं है। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा है? वो सतत है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हुआ फिर ये। और सेकंड जो था वो तो बहुत ही एक तरीके से दिमाग को आपको भी खपाएगा था। एक आप कहो कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में भी असमर्थ थी। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या, ठीक है, अब व्याख्या करने में असमर्थ मतलब देखो हुआ क्या था। जब इन्होंने बोला कि परमाणु के चारों तरफ, यानी कि नाभिक के चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लगातार चक्कर लगाते रहेंगे। तो लोगों के मन में सवाल आया कि कब तक चक्कर लगाएगा। ठीक है,
अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में अगर कोई आवेशित कण है और वो किसी भी तरीके से गोल गोल घूम रहा है, तो वो अपने पास से क्या कर रहा है, एक प्रकार की विकिरण या कहो ऊर्जा निकाल रहा है। ठीक है, तो भैया जब ये ऊर्जा निकालता रहेगा तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि इसके अंदर इसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। और आप भी इमेजिन करो, आप किसी भी गोल गोल उसमें घूमे जा रहे हो, तो आप कितने दिन तक, कितने घंटों तक घूम लोगे। ठीक है, आप घूमते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया आपकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। अब आप धीरे छोटा होके और फिर इसमें बिल्कुल गिर जाओगे। सेम यही बात इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होती थी। सब लोगों ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन भैया एक आवेशित कण है, जब ये इसमें चारों तरफ चक्कर लगाएगा बार बार, तो ये अपनी ऊर्जा निकालता रहेगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी सारी की सारी ऊर्जा निकल जाएगी और ये धीरे धीरे अपनी त्रिज्या छोटी करते करते नाभिक में जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ये नहीं समझा पाए थे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कि इलेक्ट्रॉन ख़त्म क्यों नहीं हो, सॉरी परमाणु का स्थायित्व ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये लास्ट में गिर जाना चाहिए था ना। तो ये दोनों बात नहीं समझा पाए, जिस कारण से इनका मॉडल गलत साबित हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल आया, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो ऐसी वीडियो बनती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।